Hey guys, welcome back to my another vlog and you're watching my channel Vlogs with आफ्ताब। So guys, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे अंडमान निकोबार टूर गाइड पे होने वाला है। अब यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम सुनते ही यहाँ पे हर किसी के अंदर जो है एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट आ जाती है। ये जगह का नाम सुनते ही हर किसी को अंदर से ऐसा लगता है कि यार लाइफ में एटलीस्ट एक ट्रिप तो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार आइलैंड की जो है हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि हमको अंडमान निकोबार कैसे पहुंचना है, अंडमान निकोबार के लिए हमको कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए, अंडमान निकोबार में यहाँ पे खाने की क्या क्या फैसिलिटीज है, अंडमान निकोबार हम यहाँ पे फ्लाइट से जाए या फिर क्रूज से जाना बेटर रहेगा, अंडमान निकोबार में जो है वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है, साथ ही साथ वहाँ पे घूमने के लिए कौन से लोकेशन है, यानी कि कंप्लीट पूरा यहाँ पे जो है टूर गाइड रहेगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप लोगों को यहाँ पे जो है पूरा कंक्लूजन में यहाँ पे पूरा टूर पैकेज का प्राइस भी बताया जाएगा कि कितने अमाउंट में आप यहाँ पे जो है टोटल रह सकते हैं। मीन्स जाना रहना खाना पीना लोकल ट्रांसपोर्ट हर एक चीज इंक्लूड करके आपको जो है पूरा बजट भी आपका बताया जाएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। तो आइए बैठ जाइए हमारे गाड़ी में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब अंडमान निकोबार आइलैंड जाने के लिए सबसे पहला सवाल जो माइंड में आता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड किस तरह से जाया जाए, क्या तरीके से आप जो है वहां पे जा सकते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार जाने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी रोड वेज अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे जो है रोड के माध्यम से आप यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा टापू है जिसमें आपको या तो क्रूज से जा सकते हैं या तो फिर एरोप्लेन फ्लाइट के माध्यम से आप लोग को जाना होगा। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट से जाने के लिए आपका जो यहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है यहाँ पे कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम, या फिर अगर आप चाहे तो आप चेन्नई से भी जा सकते हैं। अगर आप अपने शहर से हो लाइक मुंबई बेंगलोर दिल्ली तो आप वहां से भी डायरेक्ट फ्लाइट लेके जो है यहाँ पे आ सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया फ्लाइट का सिनेरियो। अगर आप लोग फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। अब अगर आप लोग शिप से जाना चाहते हैं यानी कि क्रूज से, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। एक और चीज आपको इन एडिशन बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे फ्लाइट से जाते हैं तो आप लोग उसी ऑन सेम डे 2 से 3 घंटे में जो है अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे क्रूज से जाएंगे तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो आप लोगों को यहाँ पे शिप में क्रूज में ही लग जाएगा। और अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइस की तो खर्चा भी जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कुछ ज्यादा सस्ता नहीं रहेगा चाहे आप फ्लाइट से जाओ या क्रूज से। ऐसा कुछ नहीं कि अगर फ्लाइट से जा रहे तो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली रहेगा, क्रूज से जाने पर थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, हल्का सा माइनस आपको डिफरेंस दिखाई देगा प्राइस में। सो गाइस अगर यहाँ पे अभी आप लोग अगर क्रूज से जाना चाहते हैं तो चेन्नई और कोलकाता दोनों में से कहीं से भी आप लोग यहाँ पे जो है क्रूज पकड़ के क्रूज से भी यहाँ पे अंडमान निकोबार जा सकते हैं। बस यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर आप क्रूज से जाते हैं तो आपको 2 से 3 दिन शिप पे लग जाएंगे, और वही अगर दूसरे हाथ पे बात की जाएगा फ्लाइट की तो फ्लाइट से आप ऑन सेम डे 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे अगर आप लोग के पास टाइम कम है, अगर आप लोग जो है जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो फ्लाइट से जा सकते हैं, और एल्स जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे क्रूज से जाने के लिए वो यहाँ पे क्रूज से जा सकते हैं। क्रूज पे जाने के लिए गाइस आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस आपको वहां पे मिलेगा क्योंकि इतनी बड़ी क्रूज रहती है। साथ ही साथ समुद्र के बीचों बीच आजू बाजू आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बहुत ही प्यारा जो आपको इन्वायरमेंट देखने मिलेगा। वहां पे हवाएं चलती है, लहरों की आवाजें, तो आप लोग जो है चाहे तो क्रूज से भी जा सकते हैं। बस इतना है कि इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे, बट वो भी अगर आप इंटरेस्ट है आपको इसमें, अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रूज से जाने के लिए तो आपको काफी ही इंजॉयबल रहेगा आपका 2 से 3 दिन का क्रूज का सफर। तो चलिए अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से तो आप लोग अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंच जाएंगे। अब बात करेंगे कि वहां पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहली बात हम करते हैं कि अंडमान में एक स्थान है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो कि यहाँ पे इसकी राजधानी कैपिटल भी मानी जाती है। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में ही आप लोगों को फ्लाइट वाला, अगर आप फ्लाइट से आते हो तो फ्लाइट वाला आपको जो है पोर्ट ब्लेयर में ही यहाँ पे जो है उतारेगा, वहीं पे जो है आप लोगों को जो है उतारा जाएगा। और अगर आप चाहे तो पोर्ट ब्लेयर में ही आप लोग वहाँ पे जो है स्टॉप कर सकते हैं, स्टेइंग कर सकते हैं, होटल वहीं पे आप लोग रेंट पे ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो अंडमान की यहाँ पे जो मेन शहर है वहाँ पे भी आप होटल ले सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे होटल के रेट्स की बात करूँ तो अगर आप पोर्ट ब्लेयर के आजू बाजू होटल लेना चाहते हैं तो वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं। मीन्स यहाँ पे 2500 से लेके 4000 5000 तक के आप लोगों को यहाँ पे होटल्स
रेंट पे मिल जाएंगे। और वही अगर मैं बात करूं अंडमान से 4 से 5 किलोमीटर दूर शहर में जहाँ पे सेल्युलर जेल वगैरह सारी चीजें हैं, इन जगहों पे जो होटल का रेंट रहेगा वो आपका 1500 से 2000 रुपए तक का रहेगा। लेकिन गाइस मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग जो है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के आसपास होटल में ही रुकिए। अब आपके माइंड में ये आएगा कि आखिरकार मैं इतनी महंगी जगह पे होटल पे रुकने क्यों कह रहा हूँ, सस्ती होटल्स अवेलेबल है उसके बावजूद। अब गाइस इसके 2 रीजंस है। सबसे पहला ये कि जब आपकी वापसी रहेगी, जब आपको रिटर्न घर जाना रहेगा, तो उसके लिए जो आपको एयरपोर्ट पे आना होगा आपका उसका रेंट बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एयरपोर्ट जो है यहाँ पे होटल से काफ़ी नज़दीक वॉकेबल डिस्टेंस पे 10 से 15 मिनट की दूरी पे वॉकेबल डिस्टेंस पे, तो आपका वो खर्चा बच जाएगा। तो आप चाहे तो वहाँ होटल ले सकते हैं। अब दूसरे फायदे की बात करें तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो है अंडमान में 2 आइलैंड्स में तो घूमने ज़रूर जाओगे, जो कि हर एक टूरिस्ट इन 2 आइलैंड्स पे जाते हैं, जिसका नाम है एक तो हैवलॉक आइलैंड और दूसरा है नील आइलैंड। तो यहाँ पे इन 2 आइलैंड्स पे जाने के लिए आपको जो फेरी करनी होगी वो आपको यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर से ही मिलेगी, जिसका नाम है मेरीना चट्टी। तो अब बात करते हैं कि ये फेरी क्या है एंड मेरीना चट्टी क्या है। देखिए सिंपली फेरी एक जहाज है जो कि आपको अंडमान से लेके हैवलॉक आइलैंड और हैवलॉक से लेके नील आइलैंड तक आप लोगों को लेके जाएगी। अब बात करेंगे मेरीना चट्टी की, तो मेरीना चट्टी एक स्थान है, एक जगह है जहां से आप लोगों को फेरी लेनी होगी यहाँ पे हैवलॉक और नील आइलैंड के लिए, जहां से आप लोगों को इन 2 आइलैंड्स पे जाने के लिए फेरी के लिए टिकट्स मिलेगी। अब गाइस बात की जाए यहाँ पे फेरी के रेंट की, शिप की, जो आपका क्रूज रहेगा एक छोटा क्रूज बोल सकते हैं, टाइप ऑफ क्रूज, यानी कि अगर आपको हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड जाना है तो उसके लिए आपको जो मरीना चट्टी से आपको जो फेरीज मिलेगी वो 2 प्रकार की रहेगी, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट फेरीज, प्राइवेट क्रूज का कैसे आप एक टिकट लेते तो वो आपको 3 से 4 गुना जो है कॉस्टली मिलेगा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट फेरीज। बात की जाए यहाँ पे गवर्नमेंट के कॉस्टली, तो लगभग यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट फेरीज का जो गाइस यहाँ पे टिकट का प्राइस रहेगा 300 रुपए के आसपास रहेगा, वो भी राउंड ट्रिप का, यानी कि लेके जाना एंड वापस लेके आना वहां से, इसका 300 रुपया राउंड ट्रिप रहेगा। बट प्राइवेट क्रूज और प्राइवेट जो शिप है उनका इससे 3 से 4 गुना जो ज़्यादा रेट रहेगा। एंड ये दोनों ही आप लोगों को मरीना चट्टी पे टिकट्स अवेलेबल करा दी जाएगी। वहाँ से आप लोग जो डायरेक्टली काउंटर से अलग अलग, गवर्नमेंट के अलग है एंड प्राइवेट के अलग काउंटर से, वहाँ से आप टिकट्स बाय करके डायरेक्टली जा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमको अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्रूज शिप से ही जाना है, क्योंकि अगर आप लोग को जो है अपना बजट फ्रेंडली टूर बनाना है, यहाँ पे अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पे आप लोग जो है गवर्नमेंट शिप के थ्रू आसानी से जाके आ सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट शिप से जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसकी टिकट 2 से 3 दिन पहले ही बुक करा देनी होगी। कहने का मतलब है कि आप जिस दिन अंडमान में उतरोगे उसी दिन आपको जो है यहाँ पे शिप की टिकट बुक करा देनी होगी 2 दिन बाद की, क्योंकि अंडमान में भी कुछ घूमने की जगह है जहाँ पे आपको 2 दिन लगेंगे वहाँ के जो है लोकेशन प्लेसेस को घूमने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब ये देखते हैं कि जब आप अंडमान पहुंचेंगे, यानी कि डे 1 आपका जब रहेगा अंडमान में, तब आपको कहाँ कहाँ घूमना है और कौन सी जगह पे एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे आप यहाँ पे वहाँ पे पहुंचेंगे, देन आप लोग होटल लेके होटल में आप लोग फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद सबसे पहली जगह जहाँ आपको जाना है वो है सेल्युलर जेल, जो कि वहाँ का सबसे फेमस जेल है। ब्रिटिशर्स के समय का गाइस ये जेल जो है बनाया हुआ है। काले पानी की जो सजा दी जाती थी उस वक्त पे वो इसी जेल में दी जाती थी। इसकी एंट्री फीस आपको देनी रहती है समथिंग 200 रुपीज, 200 रुपए, और यहाँ पे आप लोगों को जो है नाइट शो भी देखने को मिलेगा, और आपको वहाँ पे जो है नाइट शो भी जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे आपको नाइट शो में जाने के बाद काफी सारी चीजें आपको जो जानने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और समझने को आएगी कि किस तरह से यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे सजा देते थे हमारे देशवासियों को। और वहाँ पे आप उसके म्यूजियम में भी घूम सकते हैं। वहाँ पे आप चाहे तो शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। वहाँ से आप अगर कुछ शी शेल लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग कुछ शी शेल्स भी बाय कर सकते हैं। एंड फिर डे 1 पे आप जो है अपने होटल पे वापस चले जाइए एंड फिर आप रेस्ट कीजिए। ये आपका डे 1 के शेड्यूल रहेगा। फिर सेकेंड डे पे आपको उठना है, सबसे पहले फ्रेश हो जाना है, और फ्रेश होते ही सबसे पहले आप लोगों को जाना है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड गाइस एक छोटा सा टापू है जहाँ पे आप लोगों को जो है बहुत ही प्यारा नेचर दिखाई देगा। वहाँ का इन्वायरमेंट, नेचुरल ब्यूटी और काफी सारी खूबसूरत चीजें आप लोगों को वहाँ पे दिखाई देगी। रॉस आइलैंड पे जाने के लिए आपको जो जहाज फेरी लेनी पड़ेगी वो आपको एबरडेन जेट्टी पे मिलेगी। एबरडेन जेट्टी वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पे आपको रॉस आइलैंड के लिए फेरी शिप मिलेगी। यहाँ से आप लोगों को जो है शिप के लिए, फेरी के लिए टिकट मिलेगी। टिकट लगभग जो है यहाँ पे 600 से 700 रुपए रहेगी।
और आपका जो ये टिकट है गाइस राउंड टिकट है, यानी कि आपको लेके जाके वापस भी लेके आएगा, उसका आपको 600 से 700 रुपया लेगा। और वहाँ पे गाइस अंडमान में और भी 2 से 3 अलग अलग बीचेस है जो कि आप वहाँ पे घूम सकते हैं। इन 600 से 700 रुपये में आप लोगों की कई एंट्री फीसेस भी इंक्लूड है जो कि आपको वहाँ पे घुमाई जाएगी। वहाँ पे आप लोग जो है अलग अलग जो है बीचेस पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप जाके वहाँ के नारियल पानी का स्वाद उठा सकते हैं, वहाँ की वादियों का लुफ्त ले सकते हैं और वहाँ के इन्वायरमेंट को जो है काफ़ी अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपका सेकेंड डे भी एंड हो जाता है। अब थर्ड डे की बात की जाए तो थर्ड डे को सुबह डायरेक्टली सीधा फ्रेश होकर आपको आ जाना है यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड के लिए रेडी हो जाना है। अब हैवलॉक आइलैंड पे किस तरह से जाना है ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि आपको कहाँ से जो शिप मिलेगी और टिकट्स अगर गवर्नमेंट फेरी चाहिए तो 2 से 3 दिन पहले बुक कर देना। जब आप अंडमान आएंगे प्राइवेट आपको डायरेक्टली इंस्टेंटली मिल जाएगी। तो गाइस चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड आपको कितने दिन का स्टे करना चाहिए और हैवलॉक आइलैंड घूमने के लिए हमारा जो है साधन क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी मरीना चट्टी से आप लोगों को जो शिप लेनी और आपको सीधा वो शिप पहुंचेगी यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड में गाइस आप लोगों को 1 नाइट एंड 2 डे का स्टे बनाना होगा। अब बात करते हैं कि हैवलॉक आइलैंड में हमें कौन से स्थान पे रुकना चाहिए। सो गाइस हैवलॉक आइलैंड में जो सबसे फेमस क्लीन एंड नीट जो बीच है वो है आपका राधानगर बीच। और गाइस राधानगर बीच के वहाँ पे आपको ढेर सारे होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसका प्राइस जो है यहाँ पे 2200 से लेके 3000-4000 रुपए तक का रहता है। तो आप लोग चाहे तो वहाँ पे राधानगर बीच के आसपास ही अपना जो स्टे भी बना सकते हैं। तो गाइस अब बात करेंगे कि यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड में क्या क्या चीजें देखने लायक है और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए, कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे जो है राधानगर बीच जाना होगा। वहाँ पे आपको जो है बहुत ही ओवर खूबसूरत बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच दिखाया जाएगा। ये भी कहा जाता है कि हमारे एशिया का सबसे ब्यूटीफुल क्लीन एंड नीट बीच जो है यहाँ पे हमारा हैवलॉक आइलैंड का राधानगर बीच है। यहाँ की नेचर यहाँ की ब्यूटी का आप लोग जो है बहुत ही सुकून बहुत ही अच्छे से आप लोग जो है मजा उठा सकते हैं। यहाँ की जो सीनरीज दृश्य जो है बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका दूसरा बीच रहेगा वो है काला पत्थर बीच। दोस्तों आपको काला पत्थर बीच भी जरूर जाना है क्योंकि ये भी हैवलॉक आइलैंड का बहुत ही ओवर फेमस बीच है और वहां पे जाके आप लोग कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब गाइस एक और बीच है यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड में जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है एलिफेंटा बीच। अब अगर आप लोगों को स्पोर्ट एक्टिविटीज करनी है तो गाइस यहाँ पे आपको काफी सारी अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कराई जाती है एलिफेंटा बीच पे। आपको यहाँ पे जो है स्कूबा करना है, पैराग्लाइडिंग करना है, वाटर राइडिंग करना है तो यहाँ पे आप एलिफेंटा बीच पे आके जो है जरूर यहाँ पे जो है सारी की सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड में मैंने जो भी आपको 3-4 बीचेस बताए, जो भी जगह बताए, इनको घूमने के लिए आपका साधन क्या रहेगा। दोस्तों इन सारी जगहों को घूमने के लिए आप चाहे तो ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं लेकिन वो आपको जो है बहुत ज्यादा महंगा गिरेगा। तो गाइस मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वहाँ पे जो एक स्कूटी रेंट पे ले लीजिए। जैसे आप लोग वहाँ पे हैवलॉक आइलैंड से बाहर आएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी एजेंट्स मिल जाएंगे जो कि स्कूटी आप लोगों को रेंट पे दिलाएंगे जो कि आपको काफी ही सस्ती पड़ेगी क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा एक दिन का जो कॉस्ट रहता है यहाँ पे 500 से 600 रुपया आपका स्कूटी का कॉस्ट होता है। और इससे गाइस आप लोगों को काफी ही कम बजट में जो आप पूरा हैवलॉक आइलैंड घूम लेंगे। और अगर पेट्रोल की बात की जाए तो गाइस मुश्किल से 100 से 150 के पेट्रोल में आप आराम से पूरा हैवलॉक आइलैंड जो है आसानी से घूम लेंगे। ये जितने भी बीच है ज्यादा दूर दूर नहीं है, सब आस पास ही है। तो आप मुश्किल से 100 रुपए के पेट्रोल में और 500 से 600 रुपए की रेंट करके एक्टिवा जो है आप आसानी से जो है 600-700 रुपए में पूरा हैवलॉक आइलैंड जो है आसानी से घूम सकते काफी कम बजट में। अब दोस्तों यहाँ पे हैवलॉक में 1 नाइट 2 डे स्टे करने के बाद अब हमें जाना हमारा नेक्स्ट स्थान जो है हमारा नील आइलैंड। अब नील आइलैंड पे जाने के लिए आपको अगेन यहाँ पे जो है हैवलॉक शक्ति पे आना होगा जहाँ पे आपको फेरी ने शिप ने उतारा था, वहां से आपको शिप लेनी होगी एंड देन वो शिप आप लोगों को जो है नील आइलैंड पे ड्रॉप करेगी। एंड गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पे नील आइलैंड में आप लोगों को जो है एक भी नाइट स्टे करने की जरूरत नहीं है, एक दिन आप लोगों के लिए मोर देन इनफ हो गया। तो भी काफी लोग यहाँ पे स्टे करते हैं तो वो आपके ऊपर, आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं बट इसकी कोई जरूरत नहीं, आप एक दिन में आसानी से पूरा जो है नील आइलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नील आइलैंड में यहाँ पे घूमने की कौन सी जगह है और साधन क्या रहेगा घूमने का। तो दोस्तों यूँ तो बात की जाए तो काफी सारे बीचेस है यहाँ पे नील आइलैंड में भी, बट जो सबसे फेमस बीच है यहाँ पे नील आइलैंड का वो है यहाँ पे लक्ष्मणपुर बीच। तो गाइस लक्ष्मणपुर बीच पे आप लोगों को जो है वाटर एक्टिविटीज भी कराई जाती है, तो आप चाहे तो वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो गाइस नेचर जो ब्यूटी जो इन्वायरमेंट है वो आपको बहुत ही आनंद देगा, बहुत ही पीस देगा। साथ ही साथ यहाँ से आप लोगों को जो है हैवलॉक आइलैंड का भी जो गाइस एक दृश्य एक सीन जो है देखने को मिलता है। और अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो गाइस आप लोगों को जो है
है वहीं पे नील आइलैंड में ही होटल्स और कॉटेजेस मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आपको जो है नील आइलैंड में जो है ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नील आइलैंड में टूरिस्ट ज़्यादा स्टे नहीं करते, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। होटल्स में भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो अगर प्राइस की बात की जाए होटल की, तो यहाँ पे एक दिन का 2500 से 3000 के आसपास आप लोगों का जो होटल का रेंट रहता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इन सारे जगहों पे खाने पीने का क्या सिनेरियो है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंडमान की, पोर्ट ब्लेयर की, कि आप डे 1 डे 2 वहीं पे रहने वाले थे। डे 1 डे 2 जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको अंडमान में ही यहाँ पे जो है पूरी तरह से रहना, एक्सप्लोर करना है। तो गाइस वहाँ पे खाने की फैसिलिटीज़ तो काफ़ी आपको जो है, क्योंकि वहाँ पे जो है हर राज्य से जो है अलग अलग प्रकार के जो है लोग आते हैं गाइस। वहाँ पे हर स्टेट्स के अलग अलग लोग टूरिस्ट रहते हैं, तो वहाँ पे खाने की फैसिलिटीज़ तो आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड कराई जाएगी। बट प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों का जो कॉस्ट रहेगा, प्राइस रहेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अगर कॉस्ट की बात की जाए तो मिनिमम पर पर्सन एक व्यक्ति का एक बार का खाने का जो है खर्चा जो है 200 से 300 रुपये मिनिमम एक व्यक्ति का यहाँ पे होगा, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे जो है थोड़ा सा हाई है। और सेम इसी तरह से आप लोगों को हैवलॉक आइलैंड में भी यही रेट मिलेगा एंड नील आइलैंड में भी आपको इसी के रेट के आसपास के आपको डिशेस वहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि पर पर्सन 200 से 300 रुपये आपका एक बार का खाने का जाएगा, चाहे आप नील आइलैंड में हो, हैवलॉक में हो या फिर अंडमान में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे अंडमान निकोबार में आना कब चाहिए एंड मोबाइल फैसिलिटीज़, मोबाइल नेटवर्क की क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। गाइस मोबाइल नेटवर्क आप लोगों के साथ डेफिनेटली कबड्डी खेलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है किसी आइलैंड पे नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है, किसी आइलैंड पे बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो आपका कबड्डी जो है नेटवर्क के साथ वो चलते ही रहने वाला है पूरे टूर में। तो सजेशन ये है कि अगर आपको जो है नेटवर्क चाहिए, आपके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो आप BSNL का जो है गाइस एक सिम ले लीजिए या तो पोर्ट करवा लीजिए। एयरटेल का नेटवर्क आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, बट BSNL आप ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों बात की जाए कि अंडमान निकोबार आपको कब जाना चाहिए, तो गाइस यहाँ पे मेरा सजेशन है कि आप जो है मानसून को छोड़ के किसी भी सीजन में जा सकते हैं। अब इसका मेन रीजन ये है कि मानसून में क्या, अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक टापू है बीचों बीच, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो आप किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा पाएंगे, ना ही बीचेस को एंजॉय कर पाएंगे, ना ही किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एंजॉय कर पाएंगे, और आपका जो टूर पूरी तरह से स्पॉइल हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो है मानसून को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अब गाइस यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको प्लेसेस बताए घूमने की, इसके अलावा भी और भी कई सारे प्लेसेस है यहाँ पे अंडमान निकोबार में घूमने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। बट एक और चीज़, अगर आप अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं, दिन बढ़ाते हैं यहाँ पे टूर के आपके, तो आपके जो है प्राइस भी, कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। तो ये जो प्लेसेस मैंने बताया, इसके अलावा भी कई सारे बीचेस, कई सारे प्लेसेस है जो कि आप विजिट कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे फाइनली बात करते हैं आप लोगों के टोटल कॉस्ट की। आपका बजट कितना रहेगा, कितने में आप जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड घूम के आ सकते हैं। दोस्तों ये जो भी बजट मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें मैंने आपका जो है फ्लाइट या क्रूज आप जिससे भी जाएंगे वो मैंने ऐड किया है। आपका अंडमान निकोबार में खाने पीने का कितना कॉस्ट होगा वो ऐड किया हो, साथ ही साथ आपका स्कूटी का और पेट्रोल का जो कॉस्ट होने वाला है वो भी मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ इसमें। अंडमान निकोबार में आपका जो आवन जावन है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके चार्जेस भी इसमें इंक्लूड कर लिया हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपका एटलीस्ट 20 से 25 हज़ार रुपया एक व्यक्ति का पर पर्सन आपका चार्ज रहेगा अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने का, क्योंकि इसमें मैंने आपका फ्लाइट, क्रूज शिप का भी जो प्राइस ऐड किया। तो आप जिस भी शहर से रहते कम से कम आपका 10 से 12 हज़ार तो यहाँ पे फ्लाइट का ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंडमान निकोबार का अगर बजट की बात की जाए, तो अगर 2 लोग की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 50 हज़ार का आपका जो टोटल बजट रहेगा, 50 हज़ार का आपका जो टोटल कॉस्ट रहेगा अंडमान निकोबार घूमने का, पूरा आना जाना, फ्लाइट से खाना पीना, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज़ इंक्लूड करके 2 व्यक्ति का। तो गाइस ये था अंडमान निकोबार का पूरा टूर प्लानिंग। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी सॉल्व करनी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड इसी तरह के टूर गाइड वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होप्स हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़े, और अंडमान निकोबार अगर आपको जाना है तो इस वीडियो के गाइडेंस के थ्रू आप आसानी से वहां पे जाके फुल एंजॉय करके वापस आ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून विद द चैनल।